हेलो दोस्तों, हम आज यहाँ पर बायोलॉजी बायोलॉजी का पाचन तंत्र मतलब जीव विज्ञान का पाचन तंत्र पूरा जो है यहाँ पर हम समझेंगे। क्या समझेंगे? जीव विज्ञान हमारा है विषय। इसमें हम आज समझेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में क्या क्या आता है पहले ये समझना है। पाचन तंत्र में सबसे पहले आता है मुंह में क्या आता है? मुंह में आता है क्या? दांत। दांत के बाद जीभ। ठीक। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है क्या? ग्रसनी। तीसरे नंबर पर आता है आमाशय। और चौथे नंबर पर आता है यकृत। पांचवें नंबर पर आता है अग्नाशय। और छठवें नंबर पर आता है छोटी आंत। छोटी आंत। और सातवें नंबर पर आता है बड़ी आंत। तो इतने सारे क्या क्या हमको मुंह में हम क्या कहते हैं? दांत और जीभ, ग्रसनी, आमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बहुत ही शार्ट में इनको सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं मुंह में हम ले रहे हैं क्या? दांत। मुंह में क्या ले रहे हैं? दांत। तो सबसे पहले हमने लिया दांत। तो हमने लिया दांत। तो दांतों की अगर चर्चा करें तो दांत होता है, जैसे हमने ये बना लिया। ठीक। ये हमने चाप बना ली। चाप बनाने पर हमने क्या देखा? यहाँ से बीचों बीच से एक ये दांत, एक ये दांत। फिर दूसरा हमने ले लिया, दूसरा एक अकेला दांत ले लिया ये। ठीक। फिर हमने क्या किया? फिर हमने दो दांत और ले लिए। इसको हटा के दूसरा दांत ले लेते हैं। चलिए हम शुरू कर रहे हैं फिर। चाप में पहले दो दांत हो गए हमारे, फिर एक दांत हमारा ये हो गया। ठीक। फिर हमारे दो दांत ये हो गए। फिर इसके बाद तीन दांत और हमने बना लिए। तीन दांत बड़े बड़े बना लिए। तो यहाँ पर दो दांत, फिर ये एक, फिर ये दो, फिर ये तीन। ठीक। ऐसे ही सेम इधर बनेंगे। तो जो ऊपर वाले दो दांत हैं इनको बोला जाता है क्या? इंसाइजर। क्या बोला जाता है इनको? इंसाइजर बोला जाता है। इसको बोला जाता है क्या? कैनाइन। और इसको बोला जाता है प्रीमोलर। प्रीमोलर। और ये जो तीन दांत होते हैं इनको बोला जाता है क्या? मोलर।
तो ये हमारे दांत हो गए क्या, 2 दांत होते हैं इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो सारे जोड़ के कितने हुए, 2 + 1 + 2 + 3 बराबर कितने हो गए, बराबर हो गए हमारे 8। एक साइड में 8 दांत है तो इस साइड में भी 8 दांत होंगे, तो 8 8 16। एक चाप में वैसे कितने दांत होते हैं, 16। जो नीचे वाली चाप ऐसे ही ऊपर वाली चाप में भी कितने दांत होंगे, 16। तो 16 16 कितने दांत हो गए, 32। एक वयस्क के कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर वयस्क के बाद हम बच्चों की बात करें। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में पहली कंडीशन, बच्चों में जो होता है प्रीमोलर दांत नहीं होते। कौन से दांत नहीं होते, प्रीमोलर, प्रीमोलर नहीं होते हैं। और जो मोलर दांत होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। मोलर की दांत की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब यहाँ पर मोलर दांतों की संख्या सुनो, 3 3 6, 6 और 6 12। वयस्कों में मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, 12। और प्रीमोलर दांतों की कितनी, 2 2 4 4 8। प्रीमोलर की 8 होती है, कैनाइन की 1 2 2 2 4 होती है, और इंसाइजर की 2 2 4 4 8। ये सारे वयस्कों के हो गए दांत। ठीक, वयस्कों के दांत कितने हो गए, सारे मिला के 32 दांत हो गए। अब यहाँ पर जो बच्चों के दांत हैं, बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होते। तो बच्चों की अगर बात करोगे तो बच्चों में इंसाइजर तो 8 पाए जाएंगे, इंसाइजर 8 पाए जाएंगे, प्लस कैनाइन, कैनाइन भी 4 पाए जाएंगे, 8 4 12, प्लस प्रीमोलर दांत होते नहीं, 8 हटा दो, फिर बचे कितने, मोलर। मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, 8। प्रीमोलर दांत 0 और मोलर दांतों की संख्या कितनी, 8। तो कितने हो गए, 20। बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं और वयस्कों में कितने पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको सबसे मेन बात जाननी है कि इनका फार्मूला निकालने का कैसा होता है। तो इनका निकालने का फार्मूला सेम यही, 2 1 2 3। ये वयस्कों में हो गया और बच्चों में क्या हुआ, 2 1 0 2। यानी बच्चों का अगर तुमको याद करना है तो 21 0 2 याद करो बच्चों के लिए, और वयस्कों के लिए याद करना है तो 21 23 बच्चों के लिए, अरे वयस्कों के लिए याद कर लो। तो आप दांतों की संख्या निकाल सकते हो। और इनको सीखना मतलब अग्र चौड़ा चौड़ा अगर ऐसे करोगे भूल जाओगे। इनको एक ही बार में समझो, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इस तरीके से तुमको दांतों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पर दांतों के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं जीभ के बारे में। तो अब जीभ के बारे में चलते हैं। जीभ का भी हम चित्र बनाते हैं। जीभ के बारे में हम बताते हैं। जीभ के बारे में, जीभ में क्या होता है, मान लो हमने ये बड़ी सी जीभ बना ली। अब इस जीभ में आप ये अच्छी देखना, इस जीभ में जो ये चीज़ है, एक सेकंड, जीभ में जो ये चीज़ है, ये चीज़, ये आगे वाला जो भाग होता है ये बोला जाता है। ये जो आगे का भाग होता है ये मीठा दिखाता है, मीठा स्वाद दर्शाता है। ठीक, इतना याद रखना। और ये जो पीछे वाला स्वाद होता है, पीछे वाला ये हिस्सा जो होता है
ये जीभ का जो है ये कड़वा स्वाद दिखाता है, ये स्वाद कड़वा दिखाता है। ठीक, इसके बाद में बचा हमारा ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा। ये हिस्सा हमको नमकीन स्वाद देता है। कैसा स्वाद देता है? नमकीन स्वाद देता है। फिर इसके बाद आगे जो हिस्सा हमारा बचा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा हमको कैसा स्वाद देता है? खट्टा स्वाद देता है। ठीक, ये हमारी जीभ है। जीभ में बीचों बीच में कोई स्वाद नहीं पाया जाता। आगे मीठा, आगे कैसा? मीठा। फिर इसके बाद में पार्श्व में कैसा? नमकीन। फिर पार्श्व में ही क्या? खट्टा। और पीछे में बिल्कुल कैसा स्वाद पाया जाता है? कड़वा। ये हमारा हो गया क्या? जीभ का। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। जीभ के बाद में अब आते हैं आमाशय। किसमें आते हैं? आमाशय। आमाशय के पहले हमारे पास ग्रसनी छूट चुकी है, तो ग्रसनी में भोजन जो जाता है ग्रसनी में, वो क्रमानुकुंचन के द्वारा नीचे लीला जाता है। ठीक, लेकिन वो आमाशय लिखते तो आमाशय पढ़ो। ग्रसनी कोई बहुत बड़ी ग्रसनी दोनों काम करती है, ऑक्सीजन को भी ग्रहण करती है और भोजन को भी देती है। तो ग्रसनी में भोजन जाने का यही तरीका है, क्रमानुकुंचन के द्वारा भोजन अंदर जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आमाशय की बात करें। आमाशय में पाया जाता है कौन सा रस? आमाशय में एक रस पाया जाता है जिसको बोलते हैं जठर रस। आमाशय के रस को बोलते हैं जठर रस। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर क्या होता है? वसा और प्रोटीन। वसा और प्रोटीन का क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। किसका? वसा और प्रोटीन का। चौथी बात, आमाशय में 4 घंटे तक भोजन रहता है। कितने घंटे तक भोजन रहता है? 4 घंटे तक भोजन रहता है। ठीक, फिर चौथी बात, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। किसका पाचन नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ठीक, ये हो गया क्या हमारा? ये हो गया हमारा आमाशय। अब इसके बाद आता है हमारा क्या? यकृत। अब हम बात करेंगे यकृत की। यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि। ये क्या है? सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? यकृत के साथ में होता है पित्ताशय। इसके साथ में क्या होता है? पित्ताशय। जिससे क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है? पित्तरस, HCl। ठीक, इससे हमारा पित्तरस निकलता है पित्ताशय के साथ में। अब यहाँ पर दूसरी बात सुनो, इसके कार्य पहले सुन लो। किसके? यकृत के कार्य। अगर कार्यों की बात करें तो पहला कार्य क्या है? पहले कार्य की बात करें तो पहला कार्य इसमें है कि यह विषैले पदार्थों का क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करेगा? विषैले पदार्थों का अवशोषण करेगा ये। ठीक, दूसरा कार्य क्या करेगा ये? दूसरा कार्य करता है शरीर का ताप नियंत्रित रखता है। क्या करता है? शरीर का जो ताप होता है वो क्या रखता है? नियंत्रित रखता है।
तीसरा कार्य क्या है इसका? तीसरा कार्य है कि यह जल अम्ल पर नियंत्रण रखता है। क्या है? जल अम्ल एवं क्षार पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है, यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है? कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। अगर ग्लूकोज की अधिकता है, क्या है? अगर ये अधिकता में है क्या? ग्लूकोज, तो ग्लूकोज अधिक ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? ग्लाइकोजन में। फिर किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में। ठीक। अब इसकी पांचवी बात सुनो। पांचवी बात है, या अधिक प्रोटीन को अमीनो में बदलता है। जो हमारी प्रोटीन होती है, अगर ज़्यादा प्रोटीन वाला कोई खाना खा लिया है तो उसको किस में चेंज करेगा? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में, जो किस में चेंज हो जाती है? जो अमोनिया में चेंज हो जाती है। ठीक। जिसका परिणाम क्या निकलता है? अब इसका इफेक्ट क्या निकलेगा? इसके लिए वक्र पर कार्य रख पड़ेगा। वक्र पर अधिक कार्य पड़ेगा। तो वो अधिक कार्य करना होगा, जिसके कारण क्या होगा? किडनी तुम्हारी क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। किसकी समस्या उत्पन्न होगी? किडनी की समस्या उत्पन्न होगी। ठीक। ये हो गया हमारा क्या? यकृत हो गया। अब इसके बाद आता है अग्नाशय। इसके बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय जो है, यह जो है क्या है? शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। पहला, शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। यह दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं। अंतःस्रावी में ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी और प्लस ऐसा बहिस्रावी, दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती है। ठीक। इंडोथर्मल एक्सोथर्मल। तीसरी बात, यह श्रावण करती है, मतलब निकालती है। श्रावण करना, निकालना। क्या क्या निकालती है? एंजाइम और हार्मोन दोनों, या एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती है। कौन? अग्नाशय करती है। ठीक। इसको, इसमें एक रस होता है, उसको बोलते हैं अग्नाशयी रस। इसमें जो रस पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? अग्नाशयी रस। इसी को पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी रस को एक और नाम दिया गया है, पूर्ण पाचक रस। ठीक। अब यहाँ पर हार्मोन्स जो निकालती है, हार्मोन्स तीन प्रकार के निकालती है। कौन से? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। कौन से? ट्रिप्सिन, फिर ट्रिप्सिन के बाद में दूसरा क्या है? लाइपेज, तीसरा क्या है? एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज तीन प्रकार के एंजाइम निकालती है। इन एंजाइम का करती क्या है? इन एंजाइम का करती है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, पूर्ण पाचन करता है। यहाँ पर लाइपेज पूर्ण पाचन किसका करता है? वसा का करता है। ठीक।
और एमाइलेज पूर्ण पाचन किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। ठीक, अब इसमें छठी बात क्या है? छठी बात है इसमें तीन ये हो गए हमारे क्या, तीन हो गए हमारे एंजाइम और तीन हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। तो तीन हार्मोन्स पाए जाते हैं जो, तो इसमें हार्मोन्स पाए जाने का कारण होता है इसमें तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। जो अल्फा कोशिका है इसमें ग्लूकेगोन हार्मोन्स पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन हार्मोन्स पाया जाता है। बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? यह करता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण एवं सांद्रीकरण। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है? रक्त में किसकी? ग्लूकोज की मात्रा का क्या करता है? नियंत्रण करता है और क्या करता है? सांद्रीकरण करता है। ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण और सांद्रीकरण करता है किसका? इंसुलिन। फिर गामा जो सेल है इसमें हार्मोन पाया जाता है सोमेटोस्टेरिन। कौन सा? सोमेटोस्टेरिन हार्मोन पाया जाता है किसमें? ये हार्मोन पाया जाता है कहाँ? गामा में। ठीक, तो हमारा आग्नाशय हो गया। इसके बाद आता है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? छोटी आंत को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहले है डुडेनम। ठीक, दूसरा है जुजेनम। तीसरा है क्या? इलियम। तीसरा है इलियम। इलियम जो है सबसे बड़ी है। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है? इलियम है। ये बात तुमको याद रखनी है। अब इसके बाद दूसरी बात क्या याद रखनी है? डुडेनम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कर लेता है। डुडेनम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करता है। तो इसके बाद में कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। जुजेनम कोई कार्य नहीं करता और ये इलियम क्या करता है? पोषक तत्वों का स्वांगीकरण करता है। ये क्या करता है? पोषक तत्वों का स्वांगीकरण करता है। ठीक, अब इसके बाद में हमारी हो गई ये छोटी आंत। इसके बाद में आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में भी तीन भाग होते हैं। पहला भाग है जिसको बोलते हैं सीकम, फिर कोलेन, फिर रेक्टम। सीकम, कोलेन, रेक्टम, ये बड़ी आंत के भाग हो गए। सीकम क्या करता है? सेल्यूलोज का पाचन करता है। ये किसका पाचन करता है? सेल्यूलोज का पाचन करता है। कोलेन क्या करता है? जल, विटामिन, खनिज लवण का अवशोषण करता है। जल, विटामिन प्लस खनिज लवण का क्या करेगा? ये अवशोषण करेगा। तो रेक्टम क्या करता है? रेक्टम करता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है?
बहिष् करना पड़ता है। तो ये हमारा पूरा क्या होगा, ये हमारा पाठ्यांक होगा। धन्यवाद। अब दूसरी स्लाइड अलग से